हेलो दोस्त, वेलकम टू माय वेरी क्यूट सा यूट्यूब चैनल सुपर खिलाड़ी ऑफ फिजिक्स। तो दोस्त, आज हम लोग 12th का बहुत ही एक मेजर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पूरी 12th के फिजिक्स की सिलेबस बता दिया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया था कि पूरे 12th का जो फिजिक्स होता है उसमें टोटल आपको 5 टॉपिक पढ़ना होता है, जिसमें पहला टॉपिक हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अगर हम ऑफलाइन क्लास की बात करें, जब हम लोग ऑफलाइन में स्टडी कर रहे थे तो हम लोग का अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो लास्ट चैप्टर था हमारे पास कैपेसिटर, उसके बारे में हम 3-4 लेक्चर को कंप्लीट किए थे ऑनलाइन से। लेकिन आज हम लोग फिजिक्स का एक ऐसे टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अपने आप में ये तो खुद इंटरेस्टिंग है, उसके बाद आपके एग्जाम के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिक्स नहीं स्टडी किए हो तो आप 12th फिजिक्स का ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स अगर आप स्टडी कर लेते हो तो आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग इसी ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, आज ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्टिक्स का स्टार्ट करते समय पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में प्रकाश की बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो आप याद करो, हर चीजें जब हम कोई चीजें स्टार्ट करते हैं तो उसका मतलब समझते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम लोग स्टडी किए थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने पहले यह समझने का कोशिश किया कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी हम लोग किस चीज का करेंगे। तो उस समय हम लोगों ने डिस्कशन पर पहुंचा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। और वो पूरा जो ब्रांचेज थी, वो पूरे जो फिजिक्स की शाखा जो थी, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसी तरह ऑप्टिक्स, हिंदी बोले तो प्रकाश की, आखिर इसमें हम लोग किस चीज का स्टडी करेंगे। तो आपको ये नाम से क्लियर हो चुका होगा कि ऑप्टिक्स प्रकाश की, यानी ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश के बारे में स्टडी करेंगे, प्रकाश के गुण के बारे में स्टडी करेंगे, प्रकाश के प्रकृति के बारे में स्टडी करेंगे, प्रकाश की वेलोसिटी क्या होती है किसी मीडियम पे, मीडियम पर प्रकाश किस तरह से डिपेंड करता है, यानी प्रकाश क्या क्या करता है, प्रकाश की क्या प्रकृति है। इन सारी चीजों को स्टडी करने की फिजिक्स में जो टॉपिक बनाया गया उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑप्टिक्स। आई होप कि ऑप्टिक्स का डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा। यानी आखिर अब से अगर ऑप्टिक्स का कोई आपसे डिफिनेशन पूछे तो आप उसको ये सिंपल बताइएगा कि ऑप्टिक्स फिजिक्स की, प्रकाश की फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के गुण और इसके प्रकृति के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए, इसी बात को हमने बोर्ड पे पहले से लिख चुका है कि प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के गुण तथा प्रकृति के बारे में स्टडी की जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऑप्टिक्स का जो स्टडी किया जाता है तो टोटल 2 पार्ट में बांटा जाता है। ऑप्टिक्स को कितने भाग में बांटा जाता है, 2 भाग में। अभी हम सारा चीजों को बोर्ड पे लिखेंगे। देखिए, ये ऑप्टिक्स का 2 भाग में बंटने के पीछे एक बहुत ही हिस्ट्रिकल कहानी है साइंस की, जिसमें कि लाइट को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और फाइनली साइंटिस्ट लोग ने ऑप्टिक्स के स्टडी के लिए 2 रास्ता यानी 2 भागों में डिवाइड किया। यानी ऑप्टिक्स को कितने भाग में डिवाइड किया गया, तो हम लोग को पता चल चुका है कि ऑप्टिक्स को, जिसको हम प्रकाश की बोलते हैं, इसको टोटल 2 भाग में डिवाइड किया गया। इसका एक पार्ट होता है, अभी हम दोनों का नाम लिखेंगे, एक को कहते हैं रे ऑप्टिक्स। कौन सा ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। और इसका एक दूसरा वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। यानी आपको पता चल चुका कि फिजिक्स ऑप्टिक्स का 2 पार्ट, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा कौन सा, वेव ऑप्टिक्स। अब थोड़ा रे ऑप्टिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं किरण प्रकाश की। कौन सी प्रकाश की, किरण प्रकाश की बोलते हैं, किरण प्रकाश की। और वेव ऑप्टिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तरंग प्रकाश की। कौन सा प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। तो ये क्लियर हो चुका होगा कि ऑप्टिक्स को स्टडी हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। एक ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स पार्ट होता है, दूसरा क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स होता है।
बहुत सारे अगर आप बुक पढ़ोगे तो इस रे ऑप्टिक्स का एक और नाम आपको मिल सकता है जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, हिंदी में बात करें तो ज्यामितीय प्रकाश की। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स वाले पार्ट को स्टडी करना शुरू करेंगे और एक एक चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ना स्टडी करेंगे। आप हर चीज को आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से समझ के नोट कीजिए। जिस दिन ये क्लास द एंड होगा आपका, अगर रेगुलर आप क्लास करते हो तो आपका एक ऑप्टिक्स का बहुत ही जबरदस्त एक आपका नोट्स आपके सामने होगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स की देखो, ऑप्टिक्स को दो भाग में बांटे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दोनों भाग में हम लोग स्टडी किसका करेंगे? दोनों भाग में स्टडी तो हम लोग करना किसका है? प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहले ना तो अभी रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे ना वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। हम इन दोनों को स्टार्ट करने से पहले हम लोग लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट के बारे में बहुत कुछ बातें, एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो सारे चीजों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात हम लोग के किसके बारे में स्टडी करेंगे? लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश। देखो, प्रकाश की अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो आपको 10th क्लास से ही आपको इसके बारे में पता है। प्रकाश क्या, आपको सिंपल बताया गया होगा कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी भी चीज को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। प्रकाश के ऊपर हमें थोड़ा यहां पर एक वर्ड और जोड़ना चाहेंगे प्रकाश के डिफिनेशन में कि देखो, प्रकाश को लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, न्यूटन साहब आए, हाइगेंस आए, हर्ट्ज आए, अल्बर्ट आइंस्टाइन आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, यंग आए। तो ये सारे साइंटिस्ट लाइट को लेकर एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा गया कि लाइट एनर्जी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? जैसे अभी हम बोल रहे हैं साउंड, आप तक ये मेरा साउंड सुनाई पड़ रहा है, ये भी क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। उसी कैटेगरी में हमारा कौन है? लाइट। लाइट भी एनर्जी का क्या है? फॉर्म है, एनर्जी का ही क्या है? रूप है। तो ये करता क्या है? तो इस लाइट की वजह से किसी भी चीजों को हम बहुत ही आसानी से क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो आप जिस कमरा में अभी बैठे हो, आपके कमरा में जो भी प्रकाश कहीं से, खिड़की से, दरवाजे से, जहां से भी लाइट आ रही होगी, अगर आप उन सारे खिड़की को, दरवाजे को अगर आप बंद कर देते हो तो आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरा में उपस्थित चीजें आपको आसानी से नहीं दिखेगा। यानी आपको एक चीज समझ आ चुका होगा कि प्रकाश ही वह फैक्टर है, वह चीजें हैं जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी चीज को आसानी से क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो अब हम प्रकाश का डिफिनेशन लिख देते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा की एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो आपका ये डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा प्रकाश के बारे में। तो अब और बहुत सारा पॉइंट को अभी हम लोग नोट करने वाले हैं। तो देखिए, ये तो प्रकाश का डिफिनेशन की बात हुआ, लेकिन और सारा बात हम लोग अभी करने वाले हैं। देखिए, प्रकाश के बारे में अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट का नाम आप जानते होंगे जिनका नाम था मैक्सवेल। बहुत ही इनके बारे में बोला जाता है कि ये भी एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे। और मैक्सवेल साहब ने भी लाइट के ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने लाइट का एक और नाम रखा और वो नाम था कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी लाइट जो है एक विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। तो आप एक चीज और याद रखोगे कि प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। और यह बात किसने बोला? मैक्सवेल साहब ने बोला। यह बात कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि लाइट कैसी वेव है? तो लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस बात को हम लोग नोट कर लेते हैं कि प्रकाश एक
विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये वाला आप याद रखोगे बात, कई बार आपका एग्जाम में पूछ चुका है कि लाइट कैसी वेव है। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी एक विद्युत चुंबकीय क्या है, तरंग है। उसके बारे में उसके बाद और हम बात करते हैं। अब अपने आसपास एक देखते होगे बराबर घटना कि बहुत सारे लाइट होती है, जैसे रेड लाइट की बात करें, लाल कलर की, येलो की, ऑरेंज की, बैगनी की, ब्लू की, तो बहुत सारे कलर आपको नजर आते होंगे। और उसके बाद आपको ये सब प्रकाश है। उसके बाद आप गामा किरणें का नाम सुना होगा, एक्सरे का नाम सुना, एक्सरे आप करवाए भी होंगे। तो ये सारे क्या है, एक लाइट है। लेकिन क्या आपने एक्सरे को देखा है? अरे एक्सरे आपने करवाया होगा, एक्सरे देखा नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि सभी लाइट भी हमको दिखता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लाइट होते हैं जो हमको स्पष्ट दिख जाते हैं। जैसे हम रेड कलर की बात करें तो लाल रंग की कलर जो होती है हमको बहुत ही आसानी से दिख जाती है। तो आप एक चीज याद रखोगे, एक चीज यहां याद रखोगे कि हर चीज का मापने का एक मात्रक होता है। उसी तरह लाइट को भी, प्रकाश को तरंग दैर्घ्य में मापा जाता है, वेवलेंथ में मापा जाता है। और अभी हम आपके सामने एक ऑर्डर लिखने जा रहे हैं, यानी जो वही प्रकाश आपको दिखेगा, दृश्य प्रकाश, यानी वही प्रकाश आपको दिखेगा जिसका वेवलेंथ, जिसका तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होगा। यानी ये डाटा आपको याद रखना होगा, यानी आपको वही प्रकाश दिखेगा। हम लिख सकते हैं कि दृश्य प्रकाश, कौन सा प्रकाश, दृश्य प्रकाश, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से, कितना मिनट, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। देखो ये वाला डाटा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सी लाइट हमको दिखती है, किस ऑर्डर से किस ऑर्डर तक लाइट हमको दिखती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपको वही लाइट दिखेगी जिसका वेवलेंथ, जिसका तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के क्या होंगे, बीच में होंगे। अब यहां एक चीज आप याद रखोगे कि 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है 10 पर पावर 9 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी ये चीजें आप याद रखोगे कि लाइट का जो वेवलेंथ होता है दृश्य प्रकाश का, जो कि देखो इसका एक्सरे, जो एक्सरे होता है उसका वेवलेंथ बहुत ही से नीचे होता है, इसलिए वो आपको दिखता नहीं है। लेकिन इस 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के अंदर जो भी कलर, रेड हो, ब्लू हो, ऑरेंज हो, वायलेट हो, ये सारे कलर आपको क्या है, दिखते हैं। और इसका दिखने का रीजन ये है कि उसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 750 न्यूटन मीटर। यानी हम स्पष्ट ये बताना आपको चाहते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए हमको दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, यानी दृश्य का मतलब जो हमको दिखता है उसका वेवलेंथ कितना होता है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। देखिए ये वाला जो डाटा है आपको बहुत सारे किताब में अलग अलग रहेगा, लेकिन हम आपको जो डाटा बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का यही डाटा है कि विजुअल लाइट का जो वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के क्या होता है, बीच में होता है। उसके बाद आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी कलर आपको सबसे ज्यादा दिखती है और उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो आप ये बात याद रखोगे कि रेड कलर का, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो इस बात को हम लोग यहां पे नोट करेंगे कि सबसे अधिकतम वेवलेंथ लाल रंग का होता है। किसका होता है, लाल रंग का होता है। तो ये बात आप याद रखोगे,
होता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया ये चीजें है कि सबसे ज्यादा कौन सा कलर दिखता है, तो कौन दिखता है, वो लाल रंग, इसलिए क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और इसका जो ऑर्डर होता है 610 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का यूज होता है। आपको हम आगे के लेक्चर में बताएंगे कि आखिर जब ट्रेन वाले जो सिग्नल होती है वहां पर रेड कलर का यूज क्यों किया जाता है। उसका यही रीजन होता है कि रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये लंबी दूरी तय करती है और उसके कारण ये लाइट हमको आसानी से क्या होता है, विजुएबल होता है। यानी ये बात करें तो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है, लाल कलर का, ये वाला मैक्सिमम। एकदम आपके एग्जाम के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके सवाल उठता है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है। यानी आप देखे होंगे कि बैगनी रंग का जो आप आसमान में देखते होंगे तो 7 कलर का आपको रेनबो दिखता है, लेकिन सबसे कम दिखने वाला जो कलर होता है वो बैगनी होता है। ऐसा इसलिए होता है कि बैगनी रंग का जो वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, वो सबसे कम होती है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी रंग का। इसलिए बैगनी रंग बहुत ज्यादा क्लियर हमको आसानी से नहीं दिखती है। यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य का सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है, जिसको आप इंग्लिश में वायलेट बोलते हो। बैगनी रंग का होता है, और इसका जो वेवलेंथ होता है, इसका वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है 400 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर के बीच होता है। यानी सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट रंग का, बैगनी रंग का। ये हमारे पास क्या है, मिनिमम है। देखो हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। पहला बात तो ये कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, यानी जो हमको दिखेगा उसका तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻9 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। सब उसके आगे कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। कितना होता है, तो 610 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के क्या होते हैं, बीच में होते हैं। उसके बाद सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है, जिसको इंग्लिश में आप वायलेट बोलते हो, और इसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर के बीच होता है। आई होप कि ये सारे डाटा आपको याद रहेंगे। आपके एग्जाम के लिए ये सारे डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। तो अब और हम बहुत सारे चीजों को बताना चाहते हैं। तो यहां तक सारा चीजें क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। तो देखो अब क्या हम लोग को पढ़ना है, आपको पता है, देखो आपको पता है कि जो हम लोग के अर्थ पे जो लाइट आती है, सन की जो लाइट आती है, उस लाइट को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास लगता है। एक चीज बताओ, मान लो ये हमारा यहाँ पे सन है, क्या है, यहाँ सन, और ये हमारा यहाँ पे अर्थ है। सन से अर्थ तक ये लाइट आती है। आपको इतना तो पता है दोस्तों कि सन और लाइट के बीच की जगह ये वैक्यूम होता है। वैक्यूम कहने का मतलब वहां निर्वात, वहां पे कुछ भी नहीं होता है। उसके बावजूद भी लाइट सन से अर्थ तक आती है कि नहीं आती है। यानी इसका एक मतलब लाइट के बारे में निकल गया कि लाइट एक ऐसा वेव है, लाइट एक ऐसा तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का माध्यम, कहने का मतलब हवा, निर्वात, जल, पानी, अगर ये सब है तब भी इन पर प्रकाश चलेगा। अगर कोई माध्यम नहीं है तब भी इन पर प्रकाश चलेगा। और इसका सबसे जबरदस्त ये वाला एग्जाम्पल है कि सन से अर्थ पर लाइट प्रकाश आती है और बीच के जगह वैक्यूम है। तो वैक्यूम होने के कारण कि सन, मान लो सन का इतना जानते हो कि ये रहा सन हमारा, सन का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, यहां पे मान लो ये पृथ्वी, तो सन का प्रकाश
पृथ्वी तक आने में टोटल 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लेता है। इसके बावजूद आपको ये पता है कि ये सन और अर्थ के बीच का ये जो मीडियम होता है, ये वाला स्पेस जो होता है, ये वैक्यूम होता है, निर्वात होता है। निर्वात कहने का मतलब यहां पर किसी भी प्रकार का कोई कण मौजूद नहीं होता है, उसके बावजूद भी सन की लाइट पृथ्वी तक पहुंचती है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर मीडियम रहेगा तब भी पर प्रकाश चलेगा, और मीडियम नहीं भी रहेगी उस समय प्रकाश भी क्या होगा, चलेगा। और इसका सब मस्त एग्जाम्पल ये हमारे सन वाला केसेस है, जिसमें क्या होता है कि सन की प्रकाश अर्थ तक आती है और उस बीच में वैक्यूम स्पेस भी होता है, उसके बावजूद भी सन का प्रकाश अर्थ तक आती है। तो आपको इस बात से क्लियर हो चुका होगा कि जो सूरज की प्रकाश जो होती है उसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि मीडियम रहा तब भी प्रकाश चलेगा, और मीडियम नहीं रहा तब भी पर क्या होगा, प्रकाश चलेगा। तो इसी को हम लोग नोट करके लिख लेते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज एक बात ध्यान से सुनो, जिस भी तरंग को, जैसे हम साउंड बोल रहे हैं, ये साउंड भी क्या है, एक प्रकार का तरंग है, एनर्जी है जो कि आपको सुनाई पड़ रहा है। लेकिन ये एक ऐसा तरंग है जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। अगर मीडियम नहीं रहा हमारे और आपके पीस, अगर कण नहीं रहे या कोई पानी नहीं रहा, तो ये क्या होगा, हमारा साउंड आप तक नहीं पहुंच पाएगा। जबकि प्रकाश वाले केस में ऐसा नहीं होता है। तो जिस भी तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको एक अलग नाम दिया जाता है, मैकेनिकल वेव। यानी प्रकाश भी एक क्या है, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग इसको इसलिए बोलते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसके आगे हम जोड़ देते हैं आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए प्रकाश को यांत्रिक तरंग, कौन सा तरंग, यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अब इसके आगे का पॉइंट समझते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके आगे का पॉइंट क्या है कि ये ध्यान से आप समझोगे। देखो, ये बात तो हमने ये मान लिया कि प्रकाश जो होता है मीडियम रहा तब भी पर चलेगा, मीडियम नहीं रहा उस दौरान भी चलेगा। लेकिन मान लो अगर ये कोई प्रकाश का स्रोत है, क्या है, प्रकाश का स्रोत कहने का मतलब इससे प्रकाश निकल रहा होगा। मान लो अगर ये कोई प्रकाश का स्रोत है और जब प्रकाश निकलता है तो पहले जल में एंट्री करता है। कहां एंट्री करता है, जल में एंट्री करता है। उसके बाद मान लो कांच में एंट्री करता है, उसके बाद मान लो हवा में एंट्री करता है। तो देखो, अगर मीडियम यहां पे है तो भिन्न पर प्रकाश चलेगा, और अगर मीडियम नहीं रहता उस दौरान भी यहां पर क्या होता, प्रकाश चलता। लेकिन अगर एक बार प्रकाश निकल गया प्रकाश स्रोत से तो प्रकाश के चाल को डिसाइड मीडियम करेगा। यानी आप किस में जा रहे हैं, जल में जा रहे हैं तो जल में प्रकाश का चाल अलग होगा, कांच में जा रहे हो तो कांच में प्रकाश का चाल अलग होगा, हवा में जा रहे हो तो हवा में प्रकाश का चाल अलग होगा। यानी अगला ये पॉइंट आपको समझ जाना चाहिए कि प्रकाश की जो चाल होती है वो मीडियम का कैरेक्टर होता है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यह हुआ मीडियम चेंज करो तो प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी जल में प्रकाश का चाल अलग हो जाएगा, पानी में प्रकाश का चाल अलग हो जाएगा, कांच में के लिए प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अगला पॉइंट हमारे लिए यही होगा कि प्रकाश का चाल जो होता है माध्यम पर निर्भर करता है। कहां निर्भर करता है, प्रकाश का चाल माध्यम पर निर्भर करता
है, इसका अर्थ यह है कि माध्यम बदलने से प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो ये बात 2 पॉइंट आप याद रखोगे। देखो, कंफ्यूज नहीं करना है यार। अगर मीडियम रहा तब भी पर प्रकाश चलेगा, और जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता रिक्वायरमेंट नहीं होता है उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं, और प्रकाश को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश को यांत्रिक तरंग कहते हैं। उसके बाद अगर कहीं से प्रकाश निकलता है, कहीं प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश का चाल मीडियम पे कि अगर निकला तो वो जाएगा कहां? पानी में जाएगा तो प्रकाश का चाल अलग होगा, कांच में जाएगा तो कांच के लिए प्रकाश का चाल अलग होगा, ये एयर में जाएगा तो एयर के लिए प्रकाश का चाल क्या होगा? अलग होगा। तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप जानते हो कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहां पे होता है, तो आपको यह बात क्लियर है कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक जो होता है निर्वात में या वैक्यूम में होता है। दोनों के लिए सेम डाटा लिया जाता है। तो प्रकाश का चाल अधिकतम, तो यहां तक की चीजें। अगला हम लोग के लिए पॉइंट है प्रकाश का चाल अधिकतम निर्वात या हवा में होता है। निर्वात या हवा में होता है। और आपको इसकी डाटा कैसे, कितना, ये कहां से आती है, इसको हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन आप यहां ये जान लो कि प्रकाश का जो चाल होती है सबसे अधिक निर्वात या कहां पे होता है? हवा में होता है। और देखो, एक चीज आप ध्यान से समझ लो कि जब चाल यानी वेलोसिटी को लिखने की बात आती है तो भी से लिखते हैं, लेकिन प्रकाश के वेलोसिटी को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग सी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सी का यूज करते हैं। यानी सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी आज से आपको यह डाटा याद रखना होगा कि प्रकाश का चाल हवा या निर्वात के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और यह प्रकाश का मैक्सिमम स्पीड है। क्या है? इससे ज्यादा प्रकाश का चाल नहीं हो सकता है किसी भी मीडियम के लिए, यह सिर्फ निर्वात। अब एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो ध्यान से समझो। अगली क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश का चाल अधिकतम किस माध्यम में रहता है? 4 ऑप्शन था, पानी था, हवा था, कांच था, निर्वात था। तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या? निर्वात। निर्वात उसका आंसर इसलिए होगा क्योंकि अगर ऑप्शन में हवा और निर्वात दोनों दिया रहे तो सबसे पहले हम लोग किसके तरफ जाएंगे? निर्वात के तरफ जाएंगे, क्योंकि निर्वात पहले प्रेजेंट होता है। अगर निर्वात ऑप्शन में नहीं हो तो अब हम लोग किसको मारेंगे? हवा को। तो आपको ये आई होप कि ये सारा पॉइंट क्या हुआ होगा? क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज और आपको यहां से याद, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। एक आप जानते होंगे लाइट ईयर। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकाश वर्ष। अब थोड़ा इसके बारे में, ये 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन आपका है, तो आप समझ लो प्रकाश वर्ष कहते किसको है। तो देखो, ध्यान से चीजों को समझना है। मान लो अगर कहीं ये लाइट का सोर्स है, मान लो ये क्या है? एक लाइट का सोर्स है। अभी हम एक एग्जांपल लेकर आपको बता सकते थे, यहां लाइट नहीं है, सिंपल यहां बहुत सारे लाइट जल रहे हैं। मान लो ये एक लाइट का सोर्स है। लाइट का सोर्स कहने का मतलब जिससे लाइट क्या होता है? निकलता है। अगर ये इससे लाइट निकला और निर्वात में, कहां पे? निर्वात में अगर 1 वर्ष चलता रहे, कितना वर्ष? 365 दिन चलता रहे, तो 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर से सुनो कि अगर किसी भी प्रकाश स्रोत से निर्वात में 1 वर्ष तक प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि निर्वात में
निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो आप इसको याद रखना। अब तुम सोच के देखो कि एक सेकेंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तय करता है, तो 365 दिन में कितना तय करेगा निर्वात में। तो आप कमेंट में आप कैलकुलेट करके बताना। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। यानी अगर प्रकाश निर्वात में 365 दिन यानी एक वर्ष लगातार चलता रहे तो उसके द्वारा तय की गई दूरी 9.46 × 10⁻15 मीटर होगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष बोलेंगे, एक प्रकाश वर्ष बोलेंगे। तो आप ये डाटा को याद रखोगे, ये डाटा आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके बाद आपसे एक पॉइंट और, एक बात बताओ, ये एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, पूछता है आपका एग्जाम। तो सच में ये प्रकाश वर्ष किस चीज को माप रहा है? अरे प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को माप रहा है 365 दिन में। तो हम बोल सकते हैं, बहुत बार आपके एग्जाम में ये वाला पॉइंट पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो आई होप कि ये सारा पॉइंट प्रकाश के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत लग रहा होगा तो आप प्लीज कमेंट में आप बताओगे, और जो अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑल द बेस्ट।